हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि पिछली बार से आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हो मेरे चैनल से। मैंने वहां पर आपको पिछले साल 10th क्लास की तैयारी कराई थी। उम्मीद करता हूं कि जो भी रिज़ल्ट आएगा आपका अच्छा ही आएगा, ठीक है। और इस रिज़ल्ट से आप सीखोगे और जो बची कुछ मेहनत होगी वो इंटर में ज़रूर करेंगे, ठीक है। होप कि आप सभी का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। 20 या 25 अप्रैल के आसपास आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए आप घर पर बैठे हैं, फ्री हैं थोड़ा, तो आप थोड़ा तैयारी कीजिए। तैयारी आप अपने सब्जेक्ट हैं उनका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, जिससे कि आपको 12th में थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं होगी आपके पास, तो आपके पास सब्जेक्ट का ज्ञान भी नहीं होगा। तो आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज ज़रूर लेनी है, ठीक है। जो बच्चे ने डिसाइड कर लिया है कि हम साइंस से पढ़ेंगे, आर्ट से पढ़ेंगे, अब तक आप कर चुके होंगे डिसाइड कि हमें साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है या कॉमर्स लेनी है। वो आपके ऊपर फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें किसी और की चॉइस नहीं हो सकती कि क्या लेना है आपको, साइंस या आपको क्या लेना है, आर्ट लेना है, आर्ट साइड लेना है या कॉमर्स साइड लेना है। साइंस में भी पीसीएम लेना है या पीसीबी। पी सभी में रहेगा, पी का मतलब फिजिक्स। तो फिजिक्स तो सभी में रहेगा, पीसीएम में भी और पीसीबी में भी। तो फिजिक्स तो आपको जरूर पढ़ना है। फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है इंटर लेवल पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेल बच्चे इसी में होते हैं और सबसे ज़्यादा आसान समझने के लिए भी यही है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इसको डेफिनेशन, इसके न्यूमेरिकल सब कुछ कर सकते हो। तो मैंने आपसे पूछा भी था, रिव्यू भी लिया था कि क्यों ना हम 11वीं की फिजिक्स स्टार्ट कर दें। तो आप सभी का रिव्यू आया था कि कर दीजिए। मैक्सिमम 90% लोगों ने कहा था कि कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर होता है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार। कहने को तो एनसीईआरटी ने ये काट दिया है चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर को समझे बिना फिजिक्स नहीं समझ सकते। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, तो आप कैसे फिजिक्स को जान पाएंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड मतलब जो हम आसपास का अपना वर्ल्ड देखते हैं, भौतिक संसार क्या है, उसमें क्या क्या है। तो हम सबसे पहले साइंस के बारे में जानते हैं। साइंस क्या है? तो साइंस साइंसिया वर्ड से आया है, लैटिन का वर्ड है साइंसिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। हमारे आसपास जो घटना हो रही है, जैसे सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। पेड़ पर फल है वो नीचे की तरफ गिरता है। ये सब चीज़ें, जितने भी दिन रात क्यों होते हैं, ये सब हम शुरू से ही जानने के इच्छुक रहे हैं, ठीक है। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। एक केमिस्ट्री ब्रांच होती है, एक बायो होती है। तो हम मेनली बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की। तो सबसे पहले आपको फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? अगर मैं पूछूं आपसे, सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग ही लिखनी आनी चाहिए फिजिक्स की सही, PHYSICS। तो व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी क्या कहती है कि द प्रिसाइज डेफिनेशन इज नॉट पॉसिबल। जो आपका फिजिक्स है उसकी प्रिसाइज यानी कि कोई यथार्थ परिभाषा संभव नहीं है। आप जो भी देखते हैं अपने आसपास, वो सब का सब क्या है? फिजिक्स है। कोई भी आप इसकी यथार्थ परिभाषा नहीं दे सकते। अब हम ऐसा तो लिख नहीं सकते कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, कुछ तो हमें परिभाषा देनी होगी। तो क्या परिभाषा देते हैं? देखिए, कुछ ये माना जाता है, फिजिक्स टेल्स अस अबाउट हाउ मैटर एंड एनर्जी बिहेव विद स्पेस एंड टाइम। मतलब फिजिक्स हमें ये बताती है कि पदार्थ और ऊर्जा कैसे अंतरिक्ष व समय के साथ व्यवहार करते हैं। अब ये पदार्थ क्या है, ऊर्जा क्या है, अंतरिक्ष क्या है, समय क्या है। तो पदार्थ क्या होता है? प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो भी स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। दुनिया की सभी चीज़ें या तो पदार्थ हैं या ऊर्जा है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, आपके मेज, कुर्सी, सब पदार्थ हैं। सब के सब स्थान घेरते हैं और सब में भार होता है, ठीक है। तो दुनिया की सारी चीज़ें जिसमें स्थान होता है और बाहर घेरती है, वो क्या कहलाती है? आपके पास पदार्थ। अब बाकी जो बचा, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता होती है किसी भी वस्तु की, उसको बोलते हैं एनर्जी या ऊर्जा। तो दोनों को मैंने आपको बता दिया, मैटर और एनर्जी क्या है। मैटर पर कोई भी वो वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरती है। एनर्जी किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता, उसकी ऊर्जा कहलाती है। जैसे रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ये सब।
उसके बाद स्पेस एंड टाइम, मतलब स्पेस यानी कि डिस्टेंस, समय के रेस्पेक्ट, और समय, डिस्टेंस और समय, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट और समय के साथ किस प्रकार पदार्थ और ऊर्जा के साथ व्यवहार करते हैं। तीसरी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं, फिजिक्स इज व्हाई एंड हाउ ऑफ लाइफ। फिजिक्स जो है जीवन का क्यों और कैसे है, फिजिक्स जीवन का क्यों और कैसे है। तो सबसे पहले ये माना जाता था कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब क्यों लगाता है, पहला क्वेश्चन ये आया यहाँ से, क्यों लगाता है, फिर आया कैसे लगाता है। तो जब इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की गई तो फिर ये पता चला, केपलर ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती। पृथ्वी, जो सबसे पहले ये डेफिनेशन आई कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन केपलर ने प्रूफ किया कि जो हमारे पास सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जैसे आपको एक कहानी पता होगा, फैक्ट था कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, तो क्या वर्ड आ गया है यहाँ पर, क्यों, और कैसे गिरा। तो ये सब का आंसर दिन और रात क्यों होते हैं, क्यों आंसर आ गया। दिन और रात कैसे होते हैं, कैसे आंसर आ गया। ठीक है, क्यों होते हैं, पृथ्वी क्यों घूमती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमता है, दो वस्तुएं एक दूसरे को क्यों आकर्षित या प्रतिकर्षित करती हैं। तो इन सब का आंसर ढूंढने के लिए, सीजन्स क्यों होते हैं, ऋतुएं क्यों होती हैं, इन सब का आंसर ढूंढने के लिए आपको फिजिक्स पढ़नी होगी। उसके बाद एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब जो भी आप वर्तमान में देख रहे हैं, जो भी आप भूतकाल में देखे थे, जो भी आप फ्यूचर में देखोगे, वो सब क्या है, फिजिक्स है। जैसे आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव की खोज कर दी थी 1918-19 के आसपास, उस टाइम पर उन्होंने बता दिया, और नोबेल प्राइज 2018 या 19 में मिला है जाकर। तो जो उन्होंने वहाँ बताया वो पहले को देखकर उन्होंने बताया, वर्तमान में जिए और भविष्य में आज हमने देखा कि उसकी डिस्कवरी हो गई। तो जो भी नियम दिए जाएंगे पास्ट को देखकर प्रेजेंट में दिए जाएंगे, और फ्यूचर में उसमें क्या क्या चेंज होगा। जैसे सबसे पहले एटम का मॉडल थॉमसन मॉडल आया, थॉमसन मॉडल में कहीं भी न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोहर का मॉडल आया, बोहर ने न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। तो ये सब फ्यूचर में क्या क्या उनमें चेंज होता चला जाएगा, ये सब फिजिक्स है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 डेफिनेशन बता दी फिजिक्स की, आप तीनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भौतिकी के सिद्धांत। जो प्रिंसिपल है फिजिक्स के, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। तो फिजिक्स के कितने प्रिंसिपल होते हैं, 2। देयर आर 2 प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, सार्वभौमिकरण या यूनिफिकेशन। सबसे पहले सार्वभौमिकरण या यूनिफिकेशन यानी कि एक मानना। लार्ज व स्मॉल फिनोमिना, फिनोमिना यानी कि घटना को किसी एक लॉ यानी कि नियम, मैंने हिंदी भी लिखी हुई है इंग्लिश भी, से डिफाइन करना। देखिए सार्वभौमिकरण का फिजिक्स के 2 सिद्धांत हैं। एक पहला है यूनिफिकेशन, सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण क्या होता है, लार्ज व स्केल फिनोमिना को, जो बड़े और छोटे फिनोमिना है, घटना है, किसी एक ही नियम से डिफाइन कर दीजिए, वो है क्या, सार्वभौमिकरण। दूसरा आप इसको बोल सकते हैं एफर्ट टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज इन डिफरेंट डोमेन्स एंड कंडीशन इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। उस भौतिक संसार को देखने का प्रयास करना जो अलग अलग क्षेत्रों तथा दशाओं में कुछ सार्वत्रिक नियमों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फिजिक्स के 2 प्रिंसिपल, पहला है यूनिफिकेशन और दूसरा पढ़ेंगे रिडक्शनिज्म यानी कि न्यूनतावाद। तो सार्वभौमिकरण क्या कहता है कि जितने भी घटना हो रही है उनमें अधिकतर को या कुछ को किसी एक नियम से डिफाइन कर देना। जैसे मैं आपको कुछ घटना बता रहा हूँ और उसका एक नियम बताऊँगा। सबसे पहले क्या हुआ, आप जो आम है, जो सेब है वो पेड़ से गिरा ऊपर से नीचे की तरफ, सेब ऊपर से नीचे की तरफ गिरा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अर्थ और सन दोनों एक दूसरे के, मतलब अर्थ सन के चारों ओर रोटेट कर रही है, वो गिरती क्यों नहीं है। तीसरा जो आपका मून है, मून हमारी अर्थ के चारों ओर रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, क्यों नहीं गिरता। फोर्थ, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं सन के चारों ओर, अर्थ के चारों ओर या किसी भी प्लानेट या ग्रह के चारों ओर,
ऐसा क्या है उसमें, उस सब को एक ही नियम द्वारा प्रदर्शित किया गया और वो नियम है ग्रेविटेशनल लॉ। क्या नियम है वो? ग्रेविटेशनल लॉ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो छोटी छोटी घटना है जैसे फॉल ऑफ एन एप्पल, एप्पल का गिरना, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना प्लैनेट्स का या सैटेलाइट का प्लैनेट के चारों ओर, ये सब के सब हमने एक नियम द्वारा प्रदर्शित कर दिए और उस नियम को क्या कहा गया? ग्रेविटेशनल लॉ। क्या कहा गया? ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या कहा गया? गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने इतने सारे लॉज को एक से ही डिराइव कर दिया, एक से ही परिभाषित कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूनिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि क्या यूनिफिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं और एग्जाम्पल। जैसे मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन दी, उसके आधार पर हम करंट, मैग्नेटिज्म, इन सब को डिफाइन कर पाए। करंट, मैग्नेटिज्म, या हमने किसी तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करने पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक इक्वेशन द्वारा प्रदर्शित थी, जिनको बोल दिया हमने मैक्सवेल इक्वेशन। तो इतनी सारी चीज़ों का हमने यूनिफिकेशन कर दिया, सार्वभौमीकरण कर दिया। तो पहला प्रिंसिपल आपका क्या कहता है? सार्वभौमीकरण। चलिए देखते हैं दूसरा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल कहता है रिडक्शनिज्म, यानी कि न्यूनतावाद। इसको हम हार्ट ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स का दिल, दिल समझते हैं, जो आपका हार्ट होता है, हृदय होता है, क्या काम करता है आपको पता होगा, ठीक है। A related effort to drive the property of bigger, more complex system from property and interaction of its constituent simpler part is called reductionism. Reductionism क्या है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर पढ़ना है। जैसे आप जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप जाएंगे थर्मोडाइनमिक्स में, थर्मोडाइनमिक्स यानी कि उष्मागतिकी। तो उष्मागतिकी में आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। उष्मागतिकी में पढ़ने से पहले आपको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले सिस्टम के बारे में जानना होगा, निकाय के, टेम्परेचर यानी कि ताप के बारे में जानना होगा, इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा के बारे में जानना होगा, फिर आपका एंट्रोपी के बारे में जानना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको थर्मोडाइनमिक्स अगर पढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा, हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, तब जाकर आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ सकेंगे। तो न्यूनतावाद यही कहता है कि एक बड़े सिस्टम को पढ़ने से पहले आपको उसके छोटे छोटे सारे सिस्टम को पढ़ना होगा। जबकि जो यहाँ पर यूनिफिकेशन था वो ये कहता है कि आपको क्या काम करना है कि जितने भी फिनोमिना है उनमें से कुछ फिनोमिना को देखना है और उसको एक सिंपल लॉ द्वारा प्रदर्शित करना है। और यहाँ पर एक बड़ी घटना लेनी है और उसको अगर बड़ी चीज़ को पढ़ना है तो छोटी छोटी चीज़ से पढ़ना होगा। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ना है तो प्रेशर के बारे में जानना होगा, वॉल्यूम के बारे में जानना होगा, आयतन क्या होता है, दाब क्या होता है, बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्या है, कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स क्या है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि आप जो पढ़ने वाले हैं स्कोप क्या है फिजिक्स का और क्या एक्साइटमेंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आज छोटी ही वीडियो रखते हैं। आप उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखेंगे, इसको आप आराम से देखना वीडियो को। अगर कहीं भी आपको समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन पढ़ना जारी रखना है आपको। अगर आप अभी से ही पढ़ेंगे, एक वो बच्चा है जो जुलाई में जाकर पढ़ेगा रिजल्ट आने के बाद, एक आप हैं जो अभी से पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी, एक्स्ट्रा नॉलेज आपके अंदर आ जाएगी अगर आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वरना तो जीवन तो सभी काट रहे हैं, काटते चले जाएंगे 3-4 महीने ऐसे ही आप खराब कर दोगे। और उस टाइम पर आपकी, अगर मैं आज पढ़ाना छोड़ दूं 1 साल के लिए, 5, 6, 7, 8, 10 महीने के लिए, तो हो सकता है मैक्सिमम चीज़ें मैं भूल जाऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस, मैथ क्यों अच्छा लगता है लोगों को? क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं आप मैथ्स की, लिख कर करते हैं रिटिन में, तो रिटिन में करते हैं वो हमारे परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो आपका नाता उससे ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप फिजिक्स या कोई भी सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। यही नहीं कि आपको 11th और 12th पास करनी है, आपको जेई वगैरह का भी पेपर देना है, ठीक है, किसी को नीट का भी पेपर देना है, सब चीज़ के आप पेपर देना
सब चीज़ को सोचना, आपकी क्वालिफाई हमें उसको करना है। ठीक है, जब आप क्वालिफाई करेंगे, 55 लाख लोगों ने पेपर दिया है यूपी बोर्ड का 10th और 12th के, आपको उस भीड़ से अलग होना है। अगर भीड़ से आप अलग हो गए, 1000, 2000, 10,000 में आ गए, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, उन्हीं 55 लाख में एक रहेंगे बनकर, तो आपको वो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने आसपास के जितने भी आपके दोस्त हैं सब में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।